दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा प्रयास और करिए। आप मेहनत करते रहिए, बस जीतेंगे आप पक्का, ये यकीन रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, यानी कि जनमत का, एकमात्र सुपर प्राइम टाइम शो जहां पर एंकर के साथ केवल एंकर बोले आप सुने उतना नहीं होता, इसमें आप भी भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आप हमारी हर खबर पर भाग लेते हैं, वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और आज हमने क्या मुद्दे आपके लिए चुने हैं, जो मुद्दे आपने चुने वही हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, नागपुर में लैंड जिहाद का मामला, बड़ा मामला है, 400 एकड़ का मामला है। कैसे हो गया कब्जा, क्या कुछ है पूरे मामले में, डिटेलिंग ये आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड में थूक जिहाद की। ये थूक जिहाद के मामले क्यों नहीं थमते, ये फिर से सामने आ जाते हैं, एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है। इस बार कौन सा नया मामला उत्तराखंड में थूक जिहाद का, आपको खबर हम पूरी दिखाएंगे। ये नंबर 2 पे ही खबर आपको बता दी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ममता का सरेंडर, किस बात को लेकर वो आपको विस्तार से समझाएंगे। और क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आरजीकर रेप मामले की भी बात की जाएगी, और साथ ही साथ कैसे वीएचपी के एक स्टॉल को लगाने नहीं दिया गया वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ममता बनर्जी के बाद जो है ये वाला मुद्दा तो खैर समझाएंगे ही, जिहादी मामलों में तेजी कैसे बरेली में आ चुकी है, इस वाले विषय पर भी एक छोटा सा विश्लेषण बनता है, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे जिनसे माध्यम से हमने आपको बताया कि कौन से मुद्दे आपके लिए हम ले रहे हैं। अब आते हैं नागपुर के मुद्दे पर, लैंड जिहाद के मुद्दे पर। जी हां, नागपुर में 400 एकड़ जमीन पर कथित रूप से लैंड जिहाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह जमीन केंद्र सरकार के फॉरेस्ट विभाग की है, जिस पर पिछले 10 वर्षों से अवैध कब्जा जारी है। 10 वर्षों से, सोचिए, वो भी 400 एकड़ जमीन पर। खबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी ताकि अब आपको मामले को आसानी से समझा सकूं। क्या है पूरा मामला? नागपुर के हिंगणा इसासनी इलाके में कबाड़ियों द्वारा बस्ती बनाई गई है, जहां धड़ल्ले से शराब, गांजा और चरस की बिक्री हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बस्ती में हिंदू विवाहित महिलाओं के साथ लव जिहाद के मामले की सूचना भी मिली है। इन बस्ती वालों के पास पश्चिम बंगाल से लाई गई पजेरो जैसी महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं। सोचिए, ये कबाड़ी खुद को बताते हैं झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन पजेरो जैसी महंगी गाड़ियां वहां पर रखते हैं, जो कई बड़े सवाल खड़ी करते हैं कि भाई क्या ये सब कुछ छलावा है, क्या सब कुछ दिखावा है, क्या जमीन पर कब्जा करने का एक तरीका है। अब नागपुर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वो बड़ी चुनौती कैसे है वो हम आपको बता दें। नागपुर में बड़े पैमाने पर यह लैंड जिहाद हो रहा है, जो लैंड जिहाद सुरक्षा और प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय जो है वो बन गया है। बता दें कि पड़ोसी बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद से वहां के नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। अस्थिरता जब नहीं थी तब भी वो आ रहे थे, अब और ज्यादा आ रहे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस सक्रिय हो गया है। नागपुर सहित पूरे राज्य भर में एटीएस ऐसे घुसपैठियों की तलाश में है। इसी के तहत एटीएस नागपुर में तलाशी अभियान चला रही है और संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है। बता दें कि यह जांच अभियान देश विरोधी संगठनों द्वारा बांग्लादेश, महाराष्ट्र समेत भारत में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रचने के संदेह पर शुरू किया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कैसे सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से मुहिम चलाई थी, घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र की बात कही थी। और क्यों कही थी ये आप आज समझ पाएंगे कि अगर नहीं भगाया तो क्या हो सकता है। अब कैसे होती है भारत में घुसपैठ, आपको ये बता देते हैं। भारत में घुसपैठ का जो कारण है वो आपको बता देते हैं। बांग्लादेश से बंगाल और अन्य रास्तों से भारत में घुसपैठ होती है। यहां से ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, वे वहां मजदूरी करते हैं। एटीएस ने यह भी जांच में जुटी है, जांच कर रही है कि क्या ये वाकई वहां के नागरिक हैं। देखिए, जैसा ही पता चलेगा कि उनके पास मौजूद आधार कार्ड और पहचान पत्र फर्जी हैं, एटीएस गिरफ्तारी का अभियान चलाएगी। अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। अब नागपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वो कैसे, वो आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए एटीएस की तरह नागपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस ने भी शहर के विभिन्न हिस्सों में पूछताछ शुरू कर दी है।
अब वीजा लेके शहर में आए लोग अब क्या कर रहे हैं, इस पर पुलिस जांच कर रही है और उनका वीजा खत्म हो गया है नहीं, ये पता लगाने का प्रयास है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश से आए लोगों की भी गहन जांच की जा रही है और ये जांच जरूरी भी है। तो देखिए, ये खबर हमने आपको इसलिए बताई कि भाई आप अब तो सचेत हो जाइए। आपको एक इस देश के, भारत के नागरिक होने के नाते अपनी लड़ाई जो है, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आपको हथियार उठाने, कम से कम आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, जिसका आपको अधिकार है, विरोध का अधिकार है, अपनी मांग को उठाने का अधिकार है। और यह आपके देश पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा क्या, और आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाला समय बेहद खराब हो सकता है, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, भारतीय नागरिक होने के नाते और राष्ट्रवादी होने के नाते। तो चलिए, खबर हमने आपको बताई और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न भी आपके लिए बेहद जरूरी है। घुसपैठियों को भारत से खदेड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए कि नहीं, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जनमत का ये प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 90% लोगों ने कहा है कि हां, उनको भगा देना चाहिए। 10% ऐसे कौन से जो लोग हैं, मुझे तो लगता है ये घुसपैठिए ही हैं जो वोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भगाना चाहिए। चलिए, ये मुद्दा भी आपको विस्तार से समझाया हमने, जहां पर घुसपैठ की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे का रुख करते हैं। जी, अब बात करेंगे उत्तराखंड की और थूक जिहाद की। हिंदुओं की आस्था और देव दर्शन की भूमि, देवों की भूमि उत्तराखंड, यानी देव भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में जिहादियों की काली करतूत फिर देखने को मिल रही है। अचानक से आबादी भी बढ़ती नजर आ रही है, और ये क्या कोई साजिश है? उसका एनालिसिस आप खुद करिएगा, मैं आपको ये खबर समझा देता हूं। बता दें कि उत्तराखंड में फिर से थूक जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। ये ताजा मामला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर चल रहे उत्तरायणी मेले का है, जहां रामपुर से आए मुस्लिम समुदाय के 2 जिहादियों को थूक लगाकर रोटी बनाते हुए पकड़ लिया गया। सोचिए कितनों को इन्होंने खिला दी होगी। ये तो वीडियो के माध्यम से ये पकड़ लिए गए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब जानकारी जो मिली है उसके अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बवाल की आशंका को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले वीडियो को सत्यापित कराया और पुष्टि होने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अब जो जानकारी मिली है वो ये कि वीडियो गुरुवार की रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बस इस वीडियो में आप देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पर युवक थूक लगाकर रोटी बनाते हुए दिख रहा है। जब बाहर खाएं ना, तो जरूर ध्यान रखा करिए कहां खाते हैं। ये हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं और आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं कि क्यों सावधानी बरतनी आवश्यक है। आपको बताएं कि जबकि दूसरा जो उसके पास में ही खड़ा है और समर्थन कर रहा है कि एक तो थूक रहा है, दूसरा समर्थन कर रहा है, तो पूरी टीम वर्क के तहत में रोटियों पर थूका जा रहा है। ये वीडियो बागेश्वर उत्तरायणी का होने के बाद रात में ही पुलिस टीम से जो सत्यापन कराया गया, तो मामला सही भी निकला। कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी पुलिस से की थी। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर दोनों जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम आमिर तो दूसरे का नाम फिरासत है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर के तांडा बदली के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में थूक जिहाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। यहां पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता का एहसास होना चाहिए। थूक जिहाद करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, तस्वीर भी फुल करके दिखाते हैं, फिर इसकी पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए। को हमने फुल करके दिखाई कैसे ये थूकते हुए ये रोटियां जो हैं वो बनाई जा रही थी। अब आगे बढ़ेंगे, कोलकाता की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहे 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले यानी कोलकाता इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी को स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई। सोचिए, वीएचपी को भारत में, हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में किस राज्य में, बंगाल में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई, वो भी एक बुक स्टॉल लगाना था। इसको लेकर विहिप ने यानी विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबर आपको मैंने पहले बता दी, अब मैं आपको इसका विश्लेषण और विस्तार बताता हूं। क्या है पूरी खबर में, डिटेल के साथ समझिए क्या है पूरा मामला, ये आपको बताता हूं।
विश्व हिंदू परिषद ने पिछले साल अक्टूबर में प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता गिल्ड के पास, गिल्ड होता है, उसके पास एक स्टॉल लगाने के लिए आवेदन किया था। अपने आवेदन में विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि वो कई वर्षों से पुस्तक मेले में भाग लेता रहा है और इस बार भी एक स्टॉल लगाना चाहता है। विप यानी विश्व हिंदू परिषद के आवेदन को ना ही स्वीकृत किया गया और ना ही खारिज किया गया। विप का कहना है कि उसके आवेदन को लंबित रखा गया है, क्या जानबूझकर? विप के बार बार कहने के बावजूद प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता गिल्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दी गई है। अब जानिए कि प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता गिल्ड का वर्जन क्या है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। प्रकाशक यानी पब्लिशर्स और पुस्तक विक्रेता गिल्ड का दावा है कि 28 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले पुस्तक मेले में स्टॉल के लिए विप द्वारा दिया गया आवेदन निर्दिष्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। गिल्ड का यह भी आरोप है कि हिंदू अधिकार संगठन विहिप ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि कोर्ट में गिल्ड ने क्या कहा है। सुनवाई के दौरान गिल्ड की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें विवादास्पद हैं, ये पुस्तकें अशांति फैला सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, गिल्ड ऐसी कोई अशांति नहीं चाहता है, इसलिए उसने इस साल के मेले में वीएचपी यानी विहिप को कोई स्टॉल आवंटित नहीं करने का फैसला किया है। अलग अलग वर्जन सामने आपको आ रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने गिल्ड के फैसले पर सवाल उठाया है। गिल्ड ने जवाब दे दिया, हाईकोर्ट मान ले, इतनी तक बात नहीं हो जाती। हाईकोर्ट ने गिल्ड के फैसले पर सवाल उठाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने ये पूछा कि क्या गिल्ड को पता है कि वीएचपी के पास उसके प्रकाशन है? गिल्ड ने पहले भी वीएचपी को स्टॉल आवंटित किए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि गिल्ड को लगने लगा कि वीएचपी के प्रकाशन इतने संवेदनशील और विवादास्पद हैं कि वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं? इस पर अब अगली सुनवाई जो है वो 20 जनवरी को होगी। सोचिए, अब 1-2 दिन में सुनवाई हो जाएगी। अब इस मामले के चलते ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, राज्य की कट्टरपंथी प्रेमी माने जाते हैं ये लोग, वामपंथी प्रेमी माने जाते हैं। ममता सरकार पर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में ये फैसला लिया गया कि इस बार विहिप को स्टॉल नहीं लगाने दिए जाएंगे, जबकि खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब पिछली बार विहिप को परमिशन दी गई थी तो इस बार क्यों नहीं दी जा रही है। अचानक गिल्ड को ये क्यों लगने लगा कि विहिप की यानी वीएचपी की पुस्तकों में विवाद है? ये तो जग जाहिर है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, आरोप ये लगते हैं उन पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सब जानते हैं कि वहां पर हिंदुओं का कैसे विरोध होता है और कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। अब कहीं ना कहीं विहिप के स्टॉल को परमिशन ना देना ये बताता है कि ममता सरकार कितनी डरी हुई है। क्या वीएचपी से डरी हुई है, बीजेपी से डरी हुई है? ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन वीएचपी को स्टॉल ना लगाने देना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहां के तौर तरीकों पे कि भाई कैसे आप उनको रोक सकते हैं। चलिए, खबर आपको बताई, पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको मैं बता देता हूं जो हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा था। वीएचपी बुक स्टॉल से डरी ममता सरकार? 94% लोगों ने कहा है हां, 6% लोगों ने कहा है ना। बहुमत ये कहता है कि हां, डरी है ममता सरकार। अब देखिए, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल अब धीरे धीरे काफी दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। 27 साल से दिल्ली में सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी ने बीते शुक्रवार को दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा दी। बीजेपी के इस कदम को अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की काट के रूप में देखा जा रहा है। आपने चुनाव जीतने पर महिलाओं को 2100 देने का वादा किया। बीजेपी ने इसके जवाब में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के लिए 2500 देने का महिलाओं को वादा किया है। जनता के सामने मुफ्त योजनाओं की झड़ी सी लग चुकी है इस बार दिल्ली में, हर बार की तरह, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही वादे करती है। दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 981 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन भरे। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा नामांकन भरे गए हैं, जिसमें 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन दाखिल किए। बता दें कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। फटाफट आपको दिखाते चलेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। अब बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देता हूं। अब दिल्ली में जन कल्याण की सारी योजनाएं रहेंगी, जो जन कल्याण की योजनाएं वो सारी चलती रहेंगी, यानी कंटिन्यू करेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, बीजेपी ये बात भी कह रही है। और क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि महिलाओं को
सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है, तो महिलाओं के लिए काफी कुछ होगा। क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मुख्य धारा में लाएंगे, ये बीजेपी कह रही है। और समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस है, ये भी बीजेपी कह रही है। हर वर्ग पर फोकस है। और महिलाओं के लिए कितने पैसे? 2500 रुपए देने का इस प्लेट में, आप ये भी देख लीजिए। महिलाओं के लिए 2500 रुपए। अब खाने की रसोई, जो खाना बनता है जहां पर, वहां पर सिलेंडर कितने का? 500 रुपए में एलपीजी पर सब्सिडी मिलेगी। और गर्भवती महिलाओं की, ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए माताओं बहनों को दिए जाएंगे। और क्या है इसमें? होली दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। और तो और गर्भवती को न्यूट्रिशन भी देंगे, ये बात भी इनकी तरफ से सामने आई है। चलिए, ये आपको बताया कि भाई बीजेपी ने क्या चुनावी वादे किए हैं, उनका क्या यहां पर डिटेल है। अब केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया है, क्या किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पर पूरा दमखम जो है वो लगा रही है। वो हर वो वादे कर रही है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके। बता दें कि बीजेपी ने बीते शुक्रवार को चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि किराएदारों के लिए भी ऐलान है कि किराएदारों को भी अब मुफ्त में बिजली और पानी जो है वो दिया जाएगा। केजरीवाल का यह वादा आम आदमी पार्टी के बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। अब दिल्ली में अभी क्या है फ्री बिजली पानी योजना, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली में फिलहाल 21,000 लीटर पानी फ्री है। हर महीने 200 यूनिट बिजली भी यहां पर मुफ्त है। इस योजना का फायदा ज्यादातर मकान मालिक उठा रहे हैं। अब दिल्ली के किराएदारों को इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात बताई, बीजेपी ने क्या घोषणा पत्र में कहा है वो आपको बताया। अब एक और मामला दिल्ली का जो मुख्य तौर पर है वो आपको दिखा देते हैं, और वो वीडियो भी आपको हम बड़ी करके दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के बीच में अब तनाव बढ़ गया है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की कार ने उनके कार्यकर्ताओं को टक्कर मार दी। वो तस्वीर कुछ पल में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई है, उनकी टांग मतलब फ्रैक्चर हो गई है। उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि हार के डर से केजरीवाल लोगों की जान की कीमत भूल गए हैं। घटना के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। वीडियो में भाजपा के कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते हुए और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हटाते हुए देखा गया। घायल कार्यकर्ता का इलाज लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि प्रवेश वर्मा ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, उनकी बाइट आपको सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। के गुंडे आए हुए हैं, तीनों स्थानीय हैं, यहाँ के वोटर हैं, इसी विधानसभा के वोटर हैं, उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ी है। अरविंद केजरीवाल अपनी हार से डरकर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो, मेरी गाड़ी से उड़ा दो। उनके अंदर में ये जो है ना गरूर, ये जो घमंड है, ये उनको 5 तारीख को दिखाई देगा। देखिए, जब तीनों के ऊपर में गाड़ी चढ़ गई है, उनको मारा, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी, उसके बाद में लोगों में तो स्थानीय गुस्सा है। तीनों को गाड़ी चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो जो स्थानीय गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तो वो जो स्थानीय गुस्सा है वो तो 50-50 पुलिस वाले लेके चल रहे हैं, पंजाब पुलिस के। तो 50 पुलिस और 3 युवा, कोई तो वो होना चाहिए। प्रवेश वर्मा की भी यहां पर प्रतिक्रिया सुनिए। अब हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता देते हैं। क्या आम आदमी पार्टी यानी आपकी फ्री योजनाएं सही है? जनता क्या कहती है? अब जनता को लाभ होता है या उसका प्रतिक्रिया देखिए। बिल्कुल, जनता ने कहा हाँ, 94% लोग कह रहे हैं हाँ, 6% लोग कह रहे हैं ना, लेकिन बहुमत यह मानता है कि आम आदमी पार्टी की फ्री की योजनाएं सही हैं और उनको लाभ होता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। इस स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों लोगों को फायदा होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र पाकर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल दिखे, मतलब उसके चेहरे जो खुशी से खिले हुए नजर आए। हितग्राही ने कहा कि आज उन्हें बेहद खुशी है और इसके लिए पीएम मोदी और सीएम
तक का उन्होंने धन्यवाद भी किया। बता दें कि ये योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। ये योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अब क्या है स्वामित्व योजना, ये आपको मैं बता देता हूं। चलिए, स्वामित्व योजना की शुरुआत नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण के लिए की गई थी। इसके लिए गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य किया गया है। गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण पहल जो है ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। इस पहल के तहत सरकार सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा प्रदान कर रही है, जिसमें स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड लोगों को मिलता है, जिससे भूमि विवाद कम हो जाएंगे, यानी कि जमीन के जो विवाद हैं वो कम हो जाएंगे। अब योजना से लाभ क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। इस योजना ने भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण और शासन यात्रा में एक मील का पत्थर खुद को साबित किया है। ये योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने में भी मदद करती है। इस कार्ड के माध्यम से गांव के लोग बैंक ऋण पा सकते हैं। योजना से संपत्ति से संबंधित विवाद अभी कम हो गए हैं, ये भी बात सामने आई है। स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है। अब तक 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार बताए हैं और बता दें कि आपको 3,17,000 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा लक्षित गांवों के 92% को कवर करता है। अब तक 1,53,000 से अधिक गांवों के लिए लगभग 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। अब इसी खबर पर विष्णुदेव साय जी ने क्या कुछ कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने, वो भी आपको प्रतिक्रिया के माध्यम से सुनाते हैं। और महासमुंद जिला के लिए भी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 50,000 गांवों में 65 लाख से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण कर रहे हैं। ये स्वामित्व कार्ड जो लोग गांव में आबादी प्लाट में कई पीढ़ियों से मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन उसका कोई उनके पास अधिकार नहीं था, स्वामित्व कार्ड नहीं था। इसकी वजह से उनको परेशानी होती थी, कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी और उससे कोई लोन वोन भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब उनको स्वामित्व कार्ड मिल रहा है तो उसके वो वास्तव में मालिक हो रहे हैं और उसके एवज में वो बैंकों से लोन भी ले पाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य कि हम महासमुंद जिले में यहाँ पर इस स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में आए। साथ में हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी, इस क्षेत्र की सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी, दोनों हमारे विधायक और हमारे सभी संगठन के लोग की उपस्थिति में आज यहाँ 128 गांव महासमुंद के और उनके 10,850 लोगों को आज स्वामित्व कार्ड का वितरण। बहुत कुछ फायदा मिली शेखर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा। काबर की योजना लागू नहीं करती तो हमला ये कार्ड ही नहीं मिल पाते, न हमला स्वयं की जमीन है जानकारी नहीं हो पाती। कितने साल से अपन जमीन में काबिज हो, कितने साल बाद आपको अधिकार मिली साहब? वैसे 50 साल से मोला होगा, अगर पहले पूर्वज न रहीस वहाँ, अगर बाद आज जाकर अधिकार। हाँ अब एक द्वारा से लोन भी ले सकते, आगे शिक्षा में भी काम आ सकते। कितने परिवार में आप मनो क्या कुछ करना चाहते आगे मतलब कार्ड मिल गए, यही बहुत कुछ है। अब आगे भविष्य में बिजनेस भी कर सकते हैं, धंधा पानी अपन जोन भी है। नाम बता दो अपन। जगमोहन लाल यादव, बरबसपुर। खबर आपको बताई और इस खबर के साथ ही पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि स्वामित्व योजना से खत्म होंगे जमीनी मामले, जो विवाद हैं क्या खत्म होंगे? क्या उत्तर आया है ये लीजिए। 90% लोग कहते हैं कि हाँ खत्म होंगे, 10% नहीं मानते, लेकिन बहुमत इस बात से सहमत है कि जमीनी मामले यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। कर्नाटक के एक प्रसिद्ध मंदिर में नंदी जी से अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंजनगुड़ में
स्थित श्रीकांतेश्वर मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा नंदी जी की पूंछ जो है वो काट दी गई और नंदी को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। अब मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। चलिए, मैंने आपको खबर पहले ही समझा दी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब पूरा मामला भी विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, मामला यह है कि कर्नाटक के मैसूर से 26 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी नंजनगुड़ में भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर है, जिसे नंजनगुड़ मंदिर और श्रीकांतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां नंदी के साथ हुए अमानवीय व्यवहार ने सबको झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में नंदी की पूंछ काटने के बाद उसे घायल कर दिया गया। इस मामले को लेकर हिंदू समाज में काफी रोष है। बीजेपी के पूर्व सांसद ने इस मामले को लेकर हिंदुओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और क्षेत्र में गायों के लिए गौशाला बनाने की मांग भी की गई है। अब कांग्रेस राज में बढ़ रहे हैं ऐसे मामले, ये आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से गायों की तस्करी बढ़ गई है। राज्य में गायों के लिए गौशालाएं नहीं बनवाई जा रही हैं और कांग्रेस राज में अब गौवंश भी सुरक्षित नहीं है। बता दें कि ऐसा ही एक मामला बीते दिनों बेंगलुरु से सामने आया था, जहां सैयद नसरू नाम के व्यक्ति ने गाय पर हमला कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। अब क्या कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, वो भी इसके बारे में चर्चा हो जाए। श्रीकांतेश्वर मंदिर में नंदी की पूंछ काटने के मामले को लेकर मैसूर के एसपी का कहना है कि पुलिस को इस मामले की सूचना मिली थी, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अब जानिए इस मंदिर के बारे में और सोचिए, मंदिर से जुड़े हुए किसी प्राणी को और खासतौर पर नंदी जी को किसी बैल के ऊपर अत्याचार किया गया, तो मंदिर क्या है वो भी आपको बता दें, मंदिर कौन सा है। अब कर्नाटक में मैसूर में 26 किलोमीटर दूर नंजनगुड़ प्राचीन तीर्थ नगर है। नंजनगुड़ नगर 10वीं और 11वीं शताब्दी में गंग तथा चौल वंश के समय से ही प्रसिद्ध है। यहाँ भोलेनाथ जी की पूजा श्रीकांतेश्वर नाम से की जाती है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और 147 स्तंभों पर यह खड़ा है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव जी का वास था। यह मंदिर करीब 1000 साल से ज्यादा पुराना जो है वो बताया जाता है। काफी पुराना, सनातन तो पुरातन है और इसके बारे में जितना आप पढ़ेंगे आपको उतनी जानकारी मिलेगी और उतनी दिलचस्पी भी होगी। खैर, मामला था नंदी के अपमान का और वो भी श्रीकांतेश्वर मंदिर के नंदी का, उनके बैल का अपमान था। और कैसे जो पूंछ काटने का मामला सामने आई और खबरें और ना आए, हम तो रोज उम्मीद करते हैं ऐसी खबरें ना हमें ना बतानी पड़े, लेकिन ऐसे मामले सामने आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कम से कम हर हिंदू को, सनातनी को और हर भारतीय को मैं कहूंगा सचेत तो किया जाए, अवगत तो किया जाए। चलिए, खबर हमने आपको बताई और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया वो भी आपको बता दें कि कांग्रेस राज में गौवंशों पर बढ़ रहा है क्या अत्याचार, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। 96% लोगों ने कहा है हाँ बिल्कुल सही है। 4% लोग इससे असहमत हैं, लेकिन बहुमत इस बात से सहमत नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एक विचित्र बीमारी की जिससे लोग मर रहे हैं। दरअसल मामला जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी ने फिर से एक जान ले ली है। शुक्रवार को बराल गांव में 60 साल की जट्टी बेगम की मौत हो गई। उन्हें गुरुवार शाम राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ती रही और शुक्रवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। दिसंबर से अब तक इस अज्ञात बीमारी ने जो है 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, यानी 16 लोगों की इस अज्ञात बीमारी से मौत हो चुकी है। जो जट्टी बेगम के पति और 5 पोते पोतियां को भी जो है इसी बीमारी से मौत हो चुकी है। सोचिए, परिवार ही खत्म हो चुका है, पति मर गए, 5 पोते पोतियों की भी इसी बीमारी से मौत हो चुकी है। अब उनके घर में सिर्फ एक बेटा, बहू और एक पोती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस बीमारी की चपेट में अभी 38 लोग और भी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के बुढ़ल गांव में रहस्यमयी तरीके से हुई 16 मौतों की जो है मौत पर बात करने के लिए जो है एक हाई लेवल बैठक कह लीजिए, एक बैठक बुलाई है। उन्होंने पुलिस और स्वास्थ्य प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मौत के कारण का पता लगाए। अब्दुल्ला ने कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की प्राथमिकता है कि इसके मुख्य कारण का पता लगाया जाए और लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग को एक दूसरे के सहयोग से इस पर काम करना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन इस मामले को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीमों ने प्रभावित इलाके में घर घर जाकर सर्वे किए हैं। वहां के खाद्य उत्पादों,
पानी और अन्य चीजों की जांच भी की गई है। उन्होंने बताया कि जांच में सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, CSIR और DRDO और जो PGIMER जो है PGI चंडीगढ़ जो है कंट्रोल मौत के कारण पता लगाने में विफल हो गए हैं। उत्तर आपको बताएं, उधर स्वास्थ्य विभाग उस इलाके में 40 दिनों से सक्रिय है जहां पर ये मौतें हुई हैं। हालांकि प्रशासन पहली मौत होने के बाद ही सक्रिय हो गया था। इमरजेंसी की स्थिति में मदद करने के लिए एम्बुलेंस, जरूरी सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के 3 घरों को सील कर दिया है। यहां के डिप्टी कमिश्नर दिल मीर ने सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी है। साथ ही बुढ़ल के पुलिस सुपरिटेंडेंट वजाहत हुसैन की अध्यक्षता में एक स्पेशल जांच टीम का गठन भी किया गया है और प्रभावित परिवारों के नजदीकी रिश्तेदारों को सरकारी आवास में रखा गया है। तो ये रहस्यमयी बीमारी जिसने 16 लोगों को अपनी गर्त में ले लिया, इस खबर को भी आपको बताया, विस्तार से आपको समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात करेंगे बरेली की। बरेली में क्या कुछ घटा है और बरेली में कैसे जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बरेली में हुए एक मामूली विवाद में पड़ोसी मुसलमानों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की, एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी, जिसके बाद जिले में माहौल गर्माता दिख रहा है। बरेली से ही एक और मामला सामने आया जहां एक पाकिस्तानी महिला स्कूल में जो है टीचर की जॉब कर रही थी। चंद महीने पहले ही बरेली के एक मंदिर में 786 लिखने का मामला भी सामने आया था। ये सब मामले बताते हैं कि बरेली में जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं सभी मामले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसे बुजुर्ग कश्मीरी पंडित पुरुष की जो हत्या जो हो गई है वो मामला क्या है। अब देखिए, ये तो जो टीचर है वो आपको बताई, अब बुजुर्ग की हत्या वाली बात बताते हैं। बरेली की नीलकंठ कॉलोनी में घर की चहरदीवारी पर फाइबर शीट लगवाने के विवाद में मुस्लिम पड़ोसियों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक का नाम हरबंस लाल है। उनके बेटे हेमंत ने पड़ोसी पिता पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक के बेटे के मुताबिक उनके पिता हृदय रोगी थे और पड़ोसी सगीर और इमरान ने उनके पिता को बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। अब मांस पकाने को लेकर था विवाद। अब मृतक के भाई सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अपने घर में मांस पकाते हैं। उनके भाई हरबंस लाल सात्विक प्रवृत्ति के थे, उन्हें इसकी गंध से परहेज था। रोज की दिक्कत से परेशान होकर उनके पिता ने फाइबर शीट लगाकर आड़ करने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसियों ने हमला कर दिया। परिजनों ने आरोपी सगीर और इमरान की गिरफ्तारी की मांग की है। ये मामला आपको बताया और ये 786 वाला मंदिर का मामला भी आपको बताया था। अब आते हैं दूसरा मामला पर, जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी हासिल करने वाली पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान को बर्खास्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले आपको दिखाई थी और आरोपी के खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर नागरिकता छिपाई और सहायक अध्यापक पद पर नौकरी भी पाली। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर 3 अक्टूबर 2024 को उसे निलंबित कर दिया गया था। आरोपी महिला 2015 से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत भी थी। अब देखिए, उनकी मां भी हो चुकी हैं बर्खास्त। फर्जीवाड़ा कर शिक्षिका बनी शुमाइला और उनकी मां माहिरा लॉन्ग टर्म वीजा पर रामपुर में रह रही हैं। रामपुर के एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि पाकिस्तानी शिक्षिका शुमाइला के विरुद्ध बरेली के फतेहगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। बता दें कि रामपुर के बजौड़ी टोला में रह रही शुमाइला खान पुत्री SA खान के खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भानुशंकर गंगवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उसकी नागरिकता को लेकर शिकायत आई थी। तहसीलदार सदर रामपुर की जांच में साफ हुआ था कि शुमाइला का निवास प्रमाण पत्र फर्जी है, कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं फर्जी है। वास्तव में वो पाकिस्तानी नागरिक है। इसके बाद उसका प्रमाण पत्र पिछले साल निरस्त भी कर दिया गया था। अब देखिए, 9 साल की नौकरी जो उन्होंने की है उसकी रिकवरी भी होगी। शुमाइला को 2015 में नौकरी मिली थी, तब से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक पद पर वो तैनात थी। सेवाएं समाप्त करने के साथ ही BSA संजय सिंह ने वेतन भत्ते की रिकवरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए विभागीय वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजा गया है। अब तीसरा मामला जो है वो पहले का था, लेकिन आपको यह भी समझा दें, तीसरा मामला भी बरेली का ही है। बरेली में महीनों पहले एक मंदिर पर 786 लिखने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिले में तनाव काफी बढ़ गया था।
देवी मां के मंदिर में 786 लिखे होने के बाद गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। हिंदू संगठनों ने बरेली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तो क्या लगातार जिहादी तत्वों का आतंक इस वक्त बरेली में ज्यादा हो रहा है? यही तो हमारा प्रश्न है और यही प्रश्न इस तरीके के हम आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लगातार पूछते हैं। और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो ये था कि बरेली में बुजुर्ग की हत्या, जिहादियों को होनी चाहिए फांसी। 98% लोग कहते हैं हां, होनी चाहिए फांसी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर संभल से है, जहां पुलिस ने बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जी बीमे का खुलासा किया है। सोचिए, संभल किस मामले से विवाद में था, अब कौन से मामले पर विवाद है। यहां पर फर्जी बीमे का खुलासा हुआ है, जिसमें मृतक और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का बीमा कर बीमा कंपनियों का करोड़ों रुपया हड़पने वाले अंतरराज्यीय यानी इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपियों को 11 लाख कैश, कार, 19 एटीएम समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो राजपुरा थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने भीषण कोहरे में तेज गति से दौड़ रही एक कार को रोकने पर अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है। कार चला रहे व्यक्ति की पुलिस ने तलाशी ली तो उसके बैग से भारी मात्रा में कैश, कई एटीएम आई कार्ड और आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गैंग कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मरणासन्न लोगों का बीमा कराता था। उनके बीमा कर लेते थे। गांव कस्बों से बीमार लोगों को ढूंढकर कई बीमा कंपनियों से उनका बीमा वो कराते थे। वहीं कुछ मामलों में मृतक का बीमा कर बाद की डेट का मृत्यु यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाते वो थे और बैंक में नॉमिनी का खाता खुलवाकर अपना मोबाइल नंबर खाते पर लगवाते थे और बैंक का एटीएम पासबुक अपने पास रख लेते थे। अब बीमित बीमार की मौत हो जाने पर नॉमिनी को चंद रुपए देकर बाकी राशि बैंक से निकालकर वो हड़प लेते थे। पूरे मामले में एसपी ने पूरी जांच की बात कहते हुए सरकारी और प्राइवेट बीमा कंपनी और आरोपियों की संलिप्तता और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं बीमा कंपनियों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई और नॉमिनीज से अपनी शिकायत पुलिस में करने की अपील भी की गई है। इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है, वहां के एसपी संभल यानी कृष्ण कुमार बिश्नोई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज थाना राजपुरा द्वारा एक अंतर्राज्यीय बीमा माफिया का गिरोह है, उसका भंडाफोड़ किया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य को करने के लिए हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ गुन्नौर उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिसमें कल देर रात्रि एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो काफ़ी फोक के समय काफ़ी तेज़ गति से जा रही थी, उसको जब पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट किया गया, तब उसमें से एक व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था, उसको पकड़ा गया। जब और गाड़ी की सघन चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि उसके पास से 11,45,000 रुपये भी हैं और कई एटीएम के डेबिट कार्ड्स भी हैं, जिसमें करीबन 19 विभिन्न एटीएम्स के डेबिट कार्ड थे। उनको जब सघन पूछताछ के लिए जब पुलिस थाने पर लाया गया, तब पता चला कि ये एक अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह है, जो कि विभिन्न राज्यों में लोगों को बीमार बता के या फिर जो लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग मर चुके हैं, उनका बैकडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी करके उसके बाद में अवैध धनोपार्जन करते थे। चलिए, इसी के साथ हमने कोशिश की सभी खबरें आपको दिखाएं, लेकिन समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने का। मन तो बहुत था आपसे और संवाद करने का, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे। हमारा कार्यक्रम हर रोज आपको रात को 9 बजे देखने को मिलेगा जनमत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल के माध्यम से। #JNMAT आप टाइप करेंगे, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी में आप टाइप करें, आप हमारे पोल तक आ जाएंगे और आपको हमारे तमाम लिंक्स भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए आज़ादी दीजिए, आज्ञा दीजिए और तब फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।